जय श्री राम। सभी स्टूडेंट्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हमारा नया YouTube चैनल है, फर्स्ट क्लास आज हो रही है। सभी स्टूडेंट्स आएँ, देखें और सपोर्ट करें। अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। पहली क्लास हम मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करते हैं और क्लास में सारे ही टॉपिक या यूँ कह दें कि कंटेंट हमारा बहुत अच्छे लेवल का हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। मध्यकालीन भारत में जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स पॉइंट्स हैं सभी को हम कवर करते हुए चलेंगे। कोई भी आज के बाद कोई भी ऐसा पॉइंट्स या कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है तब कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं। इस तरह से हम कंटेंट लेकर चल रहे हैं। सभी वीडियो को पूरा देखें, सभी सपोर्ट करें। मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से हुई? 712 ईस्वी से। 712 ईस्वी से 712 ईस्वी में सर्वप्रथम आने वाला भारत पर जिसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था अरबों ने, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि सफल आक्रमण हुआ। उनका आक्रमण करने अरबों की तरफ से जो आए थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। ये अरबों की तरफ से नियुक्त होने के बाद तब भारत पर आक्रमण किया और वो भी सफल आक्रमण रहा। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया वो कहां पर किया? सिंध पर। कहां पर किया? सिंध पर उस समय किसका शासक था? कौन राजा था भाई? दाहिर। यानी कि सिंध पर जो शासक या शासन चला रहा था वो राजा दाहिर था। यानी कि राजा दाहिर के शासन काल में मोहम्मद बिन कासिम अरबों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और 712 ईस्वी में इन्होंने सफल आक्रमण भारत पर कर दिया। किसने किया बेटा? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में। कहां पर किया? सिंध पर। और सिंध पर उस समय किसका शासन था? राजा दाहिर का। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का क्या था बेटा? भारत से लूटपाट करना, यानी भारत में लूटपाट करना, यानी भारत से धन दौलत को लूटना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी कि भारत से धन लूटना और मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। बेटा अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करने वाला प्रथम अरबी कौन था बेटा? मोहम्मद बिन कासिम।
कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो कि अरबों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, जिसने 712 ईस्वी पर सिंध यानी भारत में आक्रमण किया। और उस समय सिंध का राजा हुआ करता था राजा दाहिर। उस समय सिंध पर आक्रमण किया, तब कौन शासक था? राजा दाहिर। उसको परास्त किया और भारत से धन, जिस आशा से भारत आया था धन लूटने की, वो इसने पूरा किया। धन लूटा और मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार और प्रसार यहां पर इन्होंने किया। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि 712 ईस्वी में प्रथम अरब या प्रथम अरबी व्यक्ति भारत कौन आया? तो कौन आया बेटा? मोहम्मद बिन कासिम। इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना और मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करना। इसके बाद महमूद गजनवी आता है। इसके बाद महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत पर 17 बार आक्रमण किए। किसने किया बेटा? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी यानी कि महमूद गजनवी ने बेटा 717 बार भारत पर आक्रमण किए। क्वेश्चन में कई बार आया है कि महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण भारत पर कौन सा था? कौन सा था बेटा? 1025 ईस्वी में था। और ये आक्रमण कहां पर किया? ये किया था सोमनाथ में। सोमनाथ। और सोमनाथ कहां पर था उस समय? सोमनाथ था सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में सोमनाथ था, सौराष्ट्र में। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत में कहां पर आक्रमण किया? कहां पर किया बेटा? सोमनाथ। सोमनाथ में एक मंदिर पड़ता था जिसको इसने लूटा था। सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर जो इसने लूटपाट की। और सोमनाथ पड़ता था महाराष्ट्र सौराष्ट्र में। और आज, और अगर हम वर्तमान की बात करें बेटा, तो आज कहां पर है? ये कहां पर है? गुजरात में। गुजरात में आज कहां पर है? तो मेरे बाबू ये गुजरात में है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि महमूद गजनवी का सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? तो बेटा हम क्या कहेंगे? 1025 में। और किसने किया? इंपॉर्टेंट चीज, किसने किया? किसने किया बेटा? महमूद गजनवी ने, जिसने कि भारत पर 17 बार आक्रमण किए। एक के बाद एक आक्रमण इसने किए। सबसे चर्चित आक्रमण था इसका, और ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका अंतिम आक्रमण कौन सा था? 1027 ईस्वी में। यह आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के। किसके विरुद्ध था बेटा? ये जाटों के विरुद्ध था। किसने किया? महमूद गजनवी ने। ये इसका अंतिम आक्रमण था भारत पर। इससे पहले जब सोमनाथ के मंदिर पर इसने आक्रमण किया,
तब यहां से जो लूटपाट की, उस लूटपाट में महमूद गजनबी ने कितना धन लूटा? 20 लाख दिनार। 20 लाख दिनार। बेटा ये दिनार मुद्रा होती है, यानी कि 20 लाख दिनार। अगर क्वेश्चन में बन जाता है या क्वेश्चन में आ जाता है कि 20 लाख दिनार महमूद गजनबी ने किस आक्रमण से लूटा, तो यह था 1025 ईस्वी में। कहां पर किया? सोमनाथ के मंदिर। सोमनाथ कहां पर बेटा? सौराष्ट्र में था, और आज कहां पर है? गुजरात। आज कहां पर है? गुजरात में। इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसका 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। इसका यह अंतिम आक्रमण था। इसका उद्देश्य क्या था आक्रमण करने का? इसका भी उद्देश्य एक ही था। क्या? यहां से भारत से धन को लूटना और अपना साम्राज्य का विस्तार करना। अपने साम्राज्य का विस्तार करना। धन लूटकर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। महमूद गजनब की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु किसकी हुई? किसकी बेटा? महमूद गजनबी की। महमूद गजनबी की। इसके बाद आ जाता है मोहम्मद गौरी। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने आने के तुरंत बाद आक्रमण करने प्रारंभ किए। सर्वप्रथम 1173 ईस्वी में जब ये गद्दी पर बैठा, कौन? मोहम्मद गौरी। 1173 में ये अपनी गद्दी पर बैठा, और 1175 में मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कर दिया। किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध। यानी कि मुल्तान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण किया। आइए बेटा देखते हैं। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी 1172 ईस्वी में मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में शासक बना। 1173 ईस्वी में शासक बना, यानी गौर का शासक बना। 1173 ईस्वी में कहां का? गौर का शासक ये बन गया। कौन बन गया? मोहम्मद गौरी। इसने पहला आक्रमण कहां किया? 1175 ईस्वी में। कहां पर? मुल्तान के विरुद्ध। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो बेटा 1175 में हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? मुल्तान के विरुद्ध हुआ।
मुल्तान के विरुद्ध हुआ। इसने अपना सेकंड आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन पर किया। पाटन यानी गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। यानी कि इसने किसने, मोहम्मद गौरी ने अपना सेकंड आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात में किया। पाटन गुजरात में किया। उस समय यहां का जो शासक हुआ करता था भीम सेकंड हुआ करता था। भीम सेकंड हुआ करता था। जब इसने पाटन पर आक्रमण किया गौरी ने, तब भीम सेकंड ने गौरी को बहुत बुरी तरह से परास्त कर दिया। किसने, भीम सेकंड ने गौरी को परास्त कर दिया। कब किया, 1178 में, जब इसने पाटन यानी गुजरात पर इसने आक्रमण किया भीम सेकंड के शासनकाल में। भीम सेकंड के शासनकाल में। अब गौरी के कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो कि लड़े गए हैं, उनकी थोड़ी रूपरेखा देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आते हैं एग्जाम में, आते हैं, बार बार घूमकर आते हैं। तो एक बार यहां और देख लेते हैं बेटा। गौरी 1173 ईस्वी में गौर साम्राज्य का गौर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, यानी कि शासक बना। ठीक, कब बना, 1173 में। इसने पहला आक्रमण, किसने, गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान के विरुद्ध किया। और सेकंड आक्रमण 1178 पाटन यानी गुजरात में पड़ता है, गुजरात, वहां पर किया। उस समय पाटन में जो शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो भीम सेकंड था। भीम सेकंड था, जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। जिसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। अगर क्वेश्चन में आ जाए मोहम्मद गौरी भीम सेकंड से कब परास्त हुआ, 1178 में। 1178 में 1178 में। तो बेटा भूलना नहीं है, बार बार ये सन याद रहनी चाहिए। कहां किया, किसके विरुद्ध था, सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर। आज ऐसी क्लास चल रही है, आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा किसी का। आगे गौरी ने जो प्रमुख आक्रमण किए भारत पर, गौरी ने जो प्रमुख युद्ध लड़े, तो युद्ध इसके युद्ध थे किसके, गौरी के। गौरी के जो युद्ध थे प्रमुख, वो कौन से थे, 1191, बहुत आता है 1191, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1191 किस नाम जाना गया बेटा, तराइन का प्रथम युद्ध। किस नाम जाना गया, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किस किस के बीच लड़ा गया, पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी।
1191 जब इसने 1191 में युद्ध किया, किसने? मोहम्मद गौरी ने। तब दिल्ली पर जो राज कर रहे थे वो कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, या यूं कह सकते हैं 1191 में जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज चौहान शासक कर रहा था। किस नाम से जाना गया यह युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। यहां पर पृथ्वीराज चौहान की विजयी हुई, जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई इस युद्ध में, गौरी हार गया। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तब बेटा हम सब जानते हैं कब लड़ा गया? 1191 में। किस किस के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान की। सेकंड युद्ध 1192 फिर इसने सेकंड युद्ध किया। ये किस नाम जाना गया? तराइन का द्वितीय युद्ध। ये किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। जो इसने सेकंड युद्ध लड़ा एक साल बाद ही 1192 ईस्वी में, तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध कराया गया। यह भी युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। यहां यानी कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। अगर क्वेश्चन बनता है तो यहां से किस तरह से बनेगा? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो बेटा कब लड़ा गया? 1192 में। किस किस के बीच लड़ा गया? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तराइन का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहां किसकी विजय हुई? मोहम्मद गौरी की। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की। वो किस किस के बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। कब हुआ? 1191 में। क्या नाम दिया गया? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। तो बेटा भूलना नहीं है, क्लास बहुत अच्छे से चल रही है। अगला युद्ध आता है 1194। 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में किस किस के बीच युद्ध हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। किस किस के? जयचंद और मोहम्मद गौरी। और बेटा ये किस नाम जाना गया? चंदावर। किस नाम जाना गया बेटा? चंदावर। चंदावर का युद्ध। अगर बेटा क्वेश्चन में आ जाए, पेपर्स में आ जाए कि चंदावर का युद्ध कब हुआ, तो हमें आंसर देना है सिर्फ 1194 ईस्वी में। किस किस के बीच? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच।
गौरी के बीच। प्रसिद्ध युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध है, ये हर एग्जाम में किसी ना किसी बेस पर मिलेंगे या मिलते हैं, कभी ये कभी ये कभी ये, यानी कि स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में अवश्य मिलते हैं। एक बार फिर से अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ बेटा? 1191 में। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यहां पर पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, यानी विजयी रहे पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी परास्त हुए, हार गए। सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में, यह तराइन का द्वितीय युद्ध बोला गया। यह भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। यहां पर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी विजयी रहे। तीसरा 1194 ईस्वी में, यह चंदावर के युद्ध के नाम से जाना गया। यहां पर जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच भिड़ंत हुई आपस में, और जयचंद परास्त हुआ, मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ये इंपॉर्टेंट युद्ध हैं मोहम्मद गौरी के, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी अपना जीता हुआ साम्राज्य अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर चला गया, और इसकी मृत्यु राष्ट्र में जाते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो गई। कब? 15 मार्च 1206 ईस्वी को किसकी? गौरी की मृत्यु, किसकी? गौरी की मृत्यु हो गई। किसकी हो गई भैया? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1206 ईस्वी को, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा सल्तनत काल। सल्तनत काल की बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं कि क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सल्तनत काल अगर क्वेश्चन में आ जाए सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान कौन हुआ, तो कौन हुआ बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रथम सुल्तान किसका? सल्तनत काल का प्रथम सुल्तान हुआ। इसने सल्तनत काल में वंश स्टार्ट हुआ क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की? किसने की बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब की? 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन को माना गया है। किसको माना गया बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कब की? 1206 ईस्वी में। 1206
6 ईस्वी में। इसने बहुत से कार्य किए हैं और बहुत से कार्य ये बीच में छोड़कर चला गया, यानी मृत्यु हो गई। इसने कुतुब मीनार दिल्ली में, इसने दिल्ली में कुतुब मीनार कुतुब मीनार कुतुब मीनार का निर्माण कार्य क्या, मतलब नींव रखाई। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किसने डाली या किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किस सुल्तान ने रखी, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो बेटा क्वेश्चन में ऐसा आता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा, या तो आएगा कि 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया, या आएगा ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है। तो बेटा ये अजमेर में है, अजमेर में है, और बनवाया ये किसने? ये भी किसने? ऐबक ने, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यानी कि इसने कुतुब मीनार की नींव रखी, 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया, ठीक है। कहां पर? अजमेर में। इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, लाख बख्श भी कहा जाता था, यानी कि लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। क्या कहा जाता था इसको? लाख बख्श, लाख बख्श। क्या कहा जाता था? लाख बख्श, यानी लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण किसने किया और किसके शासन में हुआ? तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण बख्तियार खिलजी ने किया, और ये बख्तियार खिलजी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन सेनापति था, यानी कि इसी के साथ ये रहता था अधिकतर। क्या था? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण, यानी कि विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण किसने किया? तो ये किया किसने? बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने।
किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। इसकी मृत्यु ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई थी। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय हो गई थी। कब हुई बेटा? 1210 ईस्वी में। कब हुई? 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय। क्या करते समय? चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर यानी कि एक बार इसको देख लेते हैं। सल्तनत काल में गुलाम वंश है, कुतुबुद्दीन, इन गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जिसको संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कब की? 1206 ईस्वी में। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। कहां? दिल्ली में। इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनवाया। इसको लाख वक्स यानी लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। और इसी के समय नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण हुआ। किसने किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन बन जाता है नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्तीकरण किसने किया? आया है कई बार। तो किसने किया बेटा? बख्तियार खिलजी ने। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, जो कि इसका दामाद और इसका गुलाम माना जाता है। और इसके रुके हुए सारे कार्य उसी ने पूर्ण करवाए। जैसे कि कुतुब मीनार की स्थापना, मतलब कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था पूर्ण करा दिया। इसने नींव रखाई, उसने इसको बनवा के तैयार करा दी। किसने? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसने क्या काम किया है? पहला, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। किसका? कुतुब मीनार। किसका? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, यानी कि निर्माण कार्य पूर्ण कराया। किसने कराया? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। ठीक है बेटा। अगला काम क्या किया इसने क्या? इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इक्ता प्रणाली की शुरुआत। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया, इक्ता प्रणाली की शुरुआत कराई। और इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के चलाए। जीतल
सिक्के चलाए, जीतल सिक्के चलाए। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के इसने चलाए। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। किसने चलाया बेटा? इल्तुतमिश ने। इसने 40 सरदार, तुर्क सरदारों का इसने क्या किया? संगठन, एक गठन बनाया जिसको तुर्कान ए चहलगानी बोला गया। जिसको ये चहलगानी बोल दिया जाता है, तुर्कान ए चहलगानी। 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 तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके जो कार्य थे ये सारे इसने करवाए। किसने? कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने। किसने कराए? इल्तुतमिश ने। और अपनी राजधानी, इसने अपनी राजधानी कहां? लाहौर से दिल्ली ले गया। ये कहां ले गया? लाहौर से दिल्ली, दिल्ली को बनाया। क्या बनाया? राजधानी। क्या बनाया? राजधानी। यानी कि इसने लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। किसने बनाया बेटा? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। यानी कि इसकी जो मृत्यु हुई है, क्या मृत्यु हुई है वो कब हुई? 1236 ईस्वी को। 1236 ईस्वी को। किसकी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की। तो बेटा एक बार देख लेते हैं, क्या इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सारे कार्य, रुके हुए सारे कार्य पूर्ण कराए। इसने क्या? कुतुब मीनार निर्माण कार्य पूर्ण कराया। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया। अगर क्वेश्चन में बन जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस सुल्तान ने पूर्ण कराया, तो बेटा आप सबका एक ही जवाब होना चाहिए, इल्तुतमिश। अगर निर्माण कार्य पूछे तब। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि कुतुब मीनार का या कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तब बेटा क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने और निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने। अगला काम, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किस सुल्तान ने की या किसने की। ऑप्शन में दे दिया होता है, बलबन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, इल्तुतमिश होता है, फिरोज तुगलक होता है, या रजिया होती है। तो हम क्या जवाब देंगे? इल्तुतमिश। यानी कि इक्ता प्रणाली सिर्फ इल्तुतमिश ने ही शुरू की। इल्तुतमिश ने ही शुरू की। ठीक। अगर क्वेश्चन में कई बार बने हैं कि चांदी के टका और तांबे का जीतल, बेटा चांदी का टका और तांबे का जीतल किस शासक या किस सुल्तान ने चालू कराया, तो ये भी इल्तुतमिश। ये भी इल्तुतमिश। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 तुर्क सरदारों, यानी कि यह था 40 तुर्क सरदारों
गुलाम सरदारों का गठन, का संगठन, यानी कि क्या तुर्कान ए चहलगानी जो है ये 40 तुर्क गुलाम सरदारों का संगठन होता है। यानी कि इसने जो अपने गुलाम बना रखे थे उसमें से 40 तुर्क ऐसे सरदार छांटे जिसका एक संगठन बना दिया। उसको बोला गया क्या, तुर्कान ए चहलगानी। अगर क्वेश्चन में बन जाए तुर्कान ए चहलगानी किस सुल्तान ने गठन किया, तो ये भी इल्तुतमिश है, ये भी इल्तुतमिश है। और इसकी जो राजधानी है वो दिल्ली यानी कि लाहौर थी। कब, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी और इसने अपनी राजधानी लाहौर से सीधी दिल्ली को बनाया, दिल्ली को बनाया। और इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई, इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। इसके बाद आती है रजिया सुल्तान, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान, जिसने सैनिक का जो वेशभूषा धारण की और प्रथा चलाई उसने सैनिकों के साथ। सैनिकों की जो प्रथा होती है कि सैनिक का हुलिया धारण करके अपनी प्रजा के सामने या अपने जो शासन व्यवस्था सब में घूमना, तो ये व्यवस्था किसने चलाई, रजिया बेगम ने। किसने चलाई बेटा, किसने चलाई, रजिया बेगम ने, रजिया बेगम, रजिया बेगम। रजिया बेगम ने क्या किया, पर्दा प्रथा का, पर्दा प्रथा, रजिया बेगम ने क्या किया, पर्दा प्रथा का त्याग किया। यानी कि रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग किया, पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों की तरह काबा और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाना प्रारंभ किया। नहीं, टोपी पहनकर राज दरबार में जाना, राज दरबार में खुले मुंह जाना प्रारंभ किया। किसने, रजिया बेगम ने। यानी कि जो पर्दा प्रथा हुआ करती थी, कई पहले नहीं निकला करते थे, पर्दा मुंह पे डाल के कोई अंग ना दिखे, उस तरह से निकला करते थे। लेकिन इसने एक अलग प्रथा प्रारंभ की, क्या, पुरुषों की तरह एक सैनिक जो होता है, सैनिक की वेशभूषा धारण करके, यानी कि काबा और टोपी। टोपी मतलब जो सैनिकों की टोपी होती है, काबा वस्त्र होते हैं, ठीक है, सैनिकी वस्त्र धारण करके अपने राज दरबार में खुले मुंह, यानी कि मुंह पर कोई पर्दा नहीं, खुले मुंह जाना प्रारंभ कर दिया, यानी कि घूमना प्रारंभ इसने किया। इसने कोई ज्यादा खास काम नहीं किया, यानी घोड़े का जो सरदार नियुक्त किया वो जलालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया। इसके बाद बहराम शाह राजगद्दी पर बैठा, इसके बाद बहराम शाह राजगद्दी पर बैठा, उसने भी कोई खास कार्य नहीं किया, इसके बाद जो
इंपोर्टेंट सुल्तान है, इससे अगला क्या, बलवन। कौन है, बलवन। वलवन कौन है, वलवन, यानी कि बलवन जो इसका वास्तविक नाम था क्या, बहाउद्दीन, यानी कि बहाउद्दीन जो था इसका बलवन का नाम था, बहाउद्दीन बलवन इसको बोला जाता था। यह भी इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम और दामाद था, यानी गुलाम और दामाद दोनों था, गुलाम और दामाद दोनों था। इसने एक प्रथा प्रारंभ की, इसने प्रथा प्रारंभ किया, सिजदा एवं पेबोस, सिजदा और पेबोस, सिजदा और पेबोस सिजदा और पेबोस, यानी कि इसने ये प्रथा प्रारंभ की। सिजदा मतलब सिर झुकाकर, पेबोस घुटनों के बल बैठकर अपने सुल्तान के समक्ष या उसके चरणों पर अपना सिर रखना, घुटनों के बल, सिजदा और पोबास। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिजदा और पोबास किस सुल्तान ने प्रारंभ की, तो ये किसने की, बलवन ने, किसने की, बलवन ने। इसने एक उत्सव मनाया गया, इसने एक उत्सव मनाया, नवरोज, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नवरोज, इसने उत्सव मनाया नवरोज, जो कि फारसी वेशभूषा, के आधार पर हुआ करता था, जो कि फारसी वेशभूषा के आधार पर हुआ करता था, फारसी वेशभूषा के आधार पर हुआ करता था। इसने एक प्रथा और नई चलाई, क्या, लोहे एवं रक्त, लोह एवं रक्त, यानी कि खून का बदला खून, यानी कि अपने विरोधियों से, यानी कि कोई इसका विरोधी होता था, उसने अपने विरोधियों के लिए यह प्रथा लागू की, खून का बदला खून, लोह एवं रक्त, यानी कई बार यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लोह एवं रक्त किस सुल्तान ने प्रथा प्रारंभ की, तो ये किसने, बलवन ने की। अच्छा, बलवन के जो राज दरबार के कवि थे वो कौन थे, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, खुसरो एवं अमीर हसन, अमीर खुसरो और अमीर हसन, इसके ये राज दरबारी कवि थे, किसके, बलवन के राज दरबारी कवि थे, जो कि फारसी कवि थे, फारसी कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन में आया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता है या हुआ करता था, तो बेटा बताएंगे कौन हुआ करता था, शमसुद्दीन कैमूर्स, कौन हुआ करता था, गुलाम वंश का
वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर्स कौन हुआ करता था? शमसुद्दीन कैमूर्स। एक बार देखेंगे बलवन, अगर क्वेश्चन में आ जाए सिजदा और पोबोस, सिजदा और पोबोस प्रथा किस शासक ने या किस सुल्तान ने चलाई? तो किसने चलाई बेटा? बलवन ने। किसने चलाई? बलवन ने। सिजदा और पोबोस क्या है? सिजदा और पोबोस क्या है? सिजदा मतलब सिर को झुकाकर, पोबोस पैरों के बल लेटकर, पैरों के बल लेटकर, यानी कि अपने शासक के सामने, अपने राजा के सामने पैरों के बल लेटकर सिर को उसके आगे झुकाकर, ये इसकी एक प्रथा थी। नवरोज क्वेश्चन में आया है कई बार, नवरोज प्रथा, नवरोज प्रथा किसकी है या किसने चलाई? बलवन ने। यह किस भाषा में, किसमें? फारसी में। किसमें है? फारसी। किसमें? फारसी। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? बलवन ने। लौह एवं रक्त, खून का बदला खून, ये नीति किसने अपनाई? बलवन ने। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन, क्वेश्चन में आ जाता है अमीर खुसरो और अमीर हसन ये किस भाषा के कवि थे? तो किसके थे बेटा? ये फारसी भाषा के थे। किसके दरबारी कवि थे? बलवन के दरबारी कवि थे। बलवन के दरबारी कवि थे। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, पूछ लिया जाता है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर्स, शमसुद्दीन कैमूर्स। तो बेटा बिल्कुल नहीं भूलना है, जितना इस वीडियो में आज दिया गया है, जितना इस वीडियो में आज दिया गया है, अगर क्वेश्चन यहां से बनता है, गुलाम वंश से कोई भी क्वेश्चन बनता है, तो जितना बताया गया है इससे कहीं बाहर नहीं जाने वाला, ये हमारी गारंटी है। इससे बिल्कुल भी एक पॉइंट ही बाहर नहीं आएगा अगर यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तब। और एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा। अगर आप हमारा सपोर्ट अच्छे से देंगे, अच्छे से करेंगे, तो हम आगे भी कंटेंट बहुत अच्छे से देंगे। हमारा टारगेट है सिर्फ जो हमारे चैनल को सपोर्ट करेगा या हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करेगा, तो उसका फ्यूचर अवश्य ही निखरेगा। टारगेट 18 फरवरी है, पहला टारगेट 18 फरवरी है, यानी कि 18 फरवरी तक बेटा हम जो भी टॉपिक है जीएस का कंप्लीट कराएंगे, और ऐसा कंप्लीट कराएंगे जो हमारा जितना हम पढ़ा रहे हैं ये पेपर बने, अगर जीएस का कहीं से भी पेपर बने, हमारे पढ़ाई में से कहीं से ही ना जाए, यानी कि जितना हम पढ़ा रहे हैं उसी में से आए। और ये हम गारंटी देते हैं कि अगर एक बार किसी ने वीडियो देख ली या हमसे जुड़कर पढ़ाई करेगा तब हम 100% जीएस का कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला। हाँ, करंट अफेयर भी हम देंगे, करंट अफेयर की क्लास भी हम देंगे, क्लासेस सारी आएंगी, बशर्ते सपोर्ट और शेयर सभी स्टूडेंट्स करें।
ये आपका अपना YouTube चैनल है। हम अपने अनुभव के अनुसार यहां पर खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं। जो भी हमारा अनुभव है हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। अगली क्लास जो आगे होगी हमारी, वो अगला टॉपिक कवर किया जाएगा जिसमें खिलजी वंश का प्रारंभ होगा। और हो सकता है कल हम ऐसी क्लास लेकर आए कि मध्यकालीन भारत संपूर्ण हो जाए, यानी कि मध्यकालीन भारत को हम सारे को ही करा दें, चाहे घंटा 1 लगे 2। आज पहली क्लास है बेटा, सब पढ़ें, मस्त रहें, मस्त तरीके से पढ़ें, सब ये हमारा साथ दें, शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक, सब्सक्राइब करें। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।